नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी 2-3 एग्ज़ाम जो है वो लगातार आने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारे HP टेट TGT और एक हमारे फॉरेस्ट गार्ड। ये तो काफ़ी काफ़ी लोगों ने इसका एग्ज़ाम जो है भरा भी होगा, HP फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। और हमारे TGT PGT और हमारे HP टेट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से इस वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन करवाऊँगा और उन्हीं 10 क्वेश्चनों में से आपको पूरी डिटेलिंग देने की कोशिश करूँगा। अब ऐसा ना करें कि मतलब हम तो HP फॉरेस्ट के लिए दे देंगे एग्ज़ाम, तो हम टेट के लिए क्यों देखें। और टेट वाले ऐसा ना सोचें कि मतलब ये तो फॉरेस्ट गार्ड का लेवल होगा, ठीक है, तो हम इसको क्यों देखें। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, ठीक है। अच्छा लगे ना लगे वो बात की बात है, लेकिन एक बार ज़रूर देखें। इसमें मैं आज आपको इकोनॉमी की क्लास लेने वाला हूँ। इसमें इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन जो कि लगातार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं हर बार। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस किस तरह से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन आजकल की काफ़ी चर्चित है ये, ठीक है। आप सभी को इसमें इसके बारे में अवेयर होंगे। तो पहले अपने इसको देख के थोड़ा सा अपना आंसर लगाने की कोशिश करें। तो तब तक मैं आपको इसके ऊपर डिटेलिंग बताता हूँ। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, या इसको हम वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इसको किसने बनाया था? इसको एक जापानीज़ एक इंसान था, जापान से रिलेटेड था। उसका नाम क्या था? सांतोशी नाकोमोता। क्या था? सातोशी नाकोमोता। क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट यहाँ से कि बताइए बिटकॉइन, क्योंकि बहुत चर्चित है इस टाइम में, बहुत ज़्यादा चर्चित। सीधा क्वेश्चन है कि बताइए कि सातोशी नाकोमोता का संबंध किससे है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको डायरेक्ट आंसर क्या है इसका कि डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, जिसको किसने बनाया था? सातोशी नाकोमोता ने इसको बनाया था। एक और करंट से इसका क्वेश्चन करवाता हूँ कि ये कंट्री है एल सल्वाडोर। क्या है? एल सल्वाडोर, जो फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल करार दे दिया था। अभी एक हफ्ते पुरानी बात है ये कि इन्होंने इसको लीगली करेंसी इसको बना दिया था। चलिए इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है। अवमूल्यन मतलब डीवैल्यूएशन। क्या हमारा डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? अब डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि खुद की करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। क्या है? कि खुद की करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, $1 की कीमत 70 रुपये है। अगर उसकी कीमत हम क्या करेंगे कि 80 रुपये कर देंगे, तो उसमें हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? इसमें हमें नुकसान होगा। किस लिए? कि अगर हमने बाहर से कोई चीज़ मंगवानी होगी तो हमें वो महंगी पड़ेगी, लेकिन अपने अपने देश से कोई वस्तु जो तो वो बाहर भेजनी होगी, बाहर हमने बेचनी होगी, तो क्या होगा कि वो हमको मतलब ज़्यादा कम रेट में बाहर भेजनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा डीवैल्यूएशन क्या है, हमेशा इसको गलत माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर तो ये है। तो मैं आपको और इसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ कि डीवैल्यूएशन में और क्या क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा आपको कि इंडियन रुपी जो था वो, एक तो इंडियन की करेंसी क्या है? रुपी। और इंडियन की करेंसी जो रुपी है वो कब कब डीवैल्यूएट हुई थी? तो वो 4 बार हुई आज तक। 1949, 66, 1991 और 1991 में 2 बार हुई थी। 1991 में 2 बार हुई थी। तभी क्वेश्चन आएगा कितनी बार हुई, तो आप लिखोगे कि 4 बार हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डिवैल्यूएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया? ठीक है, इसकी मैं आपको पूरी डिटेलिंग करवाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। 1806 में एक बैंक की स्थापना होती है जिसका नाम है बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कोलकाता। उसके बाद 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद ये तीनों बैंक आपस में मर्ज हो जाते हैं कब? 1922 ईस्वी में, और बैंक बनता है हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक 1955 में चल के क्या बनता है हमारा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम इसको जानते हैं।
अब एसबीआई के बारे में बताते हैं कि एसबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है। नरीमन पॉइंट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? नरीमन पॉइंट मुंबई। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा इसके वर्तमान में चेयरमैन है। और इसका मोटो क्या है? एसबीआई का मोटो देखा होगा आपने, इनकी कॉपीज पे भी लिखा रहता है कि द बैंकर्स टू एवरीवन। क्या है? द बैंकर्स टू एवरीवन। तो इसमें इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? हमारा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कोई है वो यही है, जो हर बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिए उसी से हैं, चाहे वो नेशनल लेवल से हो चाहे वो हिमाचल के लेवल से। ठीक है, आपको ये हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि हिमाचल वाले भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब नाबार्ड की स्थापना, पहले तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब होती है इसकी? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सी कमेटी के बाद इसकी स्थापना होती है? शिवरमन कमेटी। इसको नोट कर लियो, शिवरमन कमेटी। जो कॉपी पेन के लिए साथ में नहीं बैठे थे वो प्लीज़ कॉपी पेन लेके साथ में ज़रूर बैठें। अभी मैं बोलता हूँ 10 क्वेश्चन में आपके 3 या 4 पेजेस है वो आराम से मैं भरवा दूँगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई में है। चेयरमैन कौन है इस टाइम इनके? गोविंद चिंटालू। कौन? गोविंद चिंटालू इसके वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा राज्य जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक जहाँ पे नहीं है, वो कौन सा राज्य है? तो हमारा आरआरबी। स्थापना कब होती है इसकी? 12 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना होती है, 1975 को। अब इसमें किस किस का गवर्नमेंट का कितना कितना शेयर होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट बैंक का कितना होता है, सेंट्रल बैंक मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कितना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होता है, और इसके साथ कुछ प्रोमोटेड बैंक होते हैं साथ में, उनका कितना शेयर होता है। स्टेट बैंक 15%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, और जो प्रमोटेड बैंक है उनका 35% इसमें शेयर होता है, भागीदारी होती है इनकी। आरआरबी की से इतना ही है। चलो अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इसका आंसर आएगा हमारा सिक्किम के अंदर ये नहीं है, इसको भी नोट कर लेना, सिक्किम के अंदर। ठीक है, और मोहम्मद यूनुस जिसने आरआरबी खोलने की जो सलाह दी थी वो कौन थे? मोहम्मद यूनुस। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और करंट से इनका क्वेश्चन है कि मोहम्मद यूनुस को इस साल का ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार भी दिया गया, और ये किस देश से संबंध रखते हैं? ये बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, आरबीआई के 23rd में गवर्नर कौन थे? कॉपी पेन ले लिए, आरबीआई की पूरी धज्जियाँ उड़ा दूंगा इस क्वेश्चन में कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? एक हमारा वो आया था, एक्ट आया था 1934 का एक्ट आया था, और किसकी सिफारिश पे आया था? हिल्टन यंग कमीशन पे ये सब पेश किया था, हिल्टन यंग कमीशन। क्वेश्चन आता है कि कौन सा कमीशन के बाद हमारे आरबीआई की स्थापना हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है फिर जाके? 1935 में इसकी स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, अब तो मुंबई में है, तो पहले कोलकाता में था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सीडी देशमुख पहले भारतीय जो गवर्नर रहे थे वो थे सीडी देशमुख। शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से नंबर के? वर्तमान में है ये वे इस टाइम के। और ये 25th नंबर के हैं। रघुराम राजन 23rd नंबर के ये गवर्नर हैं। उर्जित आर पटेल, अब उर्जित आर पटेल ये 24th नंबर के गवर्नर थे। रघुराम राजन की एक पुस्तक है आई डू वट आई डू, क्वेश्चन आते हैं भाई पुस्तकों से, आई डू वट आई डू। उर्जित आर पटेल की पुस्तक है, कौन सी है? ओवर ड्राफ्ट। इसका सही आंसर रहेगा हमारा रघुराम राजन ना, इसको नोट करिए, ये थे 23rd नंबर के। क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा सा। अब भारत में जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ? नोट कर लेना, 1 जनवरी 1949, 19 जुलाई 1969 इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1880 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा, भारत में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? सेवा कर। अब प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर टैक्स लगेगा वो ही भुगतेगा। जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, निगम कर हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया ना, वो सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। और सेवा कर यानी कि जीएसटी। चलिए अब जीएसटी की धज्जियाँ उड़ाते हैं। अब जीएसटी का इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं डेफिनेटली आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। कब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। अब फर्स्ट पहला सा कौन सा राज्य था जिसने इसको अपनाया था? वो था हमारा असम राज्य। 101वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड किया गया था और 2246A आर्टिकल में इसको कनकरेंट लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। कौन सी समिति के बाद जीएसटी की स्थापना हुई थी? विजय कालकर कमेटी। विजय कालकर कमेटी के बाद इसकी स्थापना हुई थी। जीएसटी की जो रेट्स होती हैं वो कौन निर्धारित करता है? वो करते हैं हमारी जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में आते हैं? 279A आर्टिकल में। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। तो उसकी दरें कितनी कितनी हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जो कि हमारा जीएसटी का पूरा लेखा जोखा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया की पहल कहाँ से हुई थी? जो मेक इन इंडिया की पहल हुई थी वो मतलब कब हुई थी? वो कब हुई थी? हमारी 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत करी गई थी। और 25 सितंबर को क्या आता है? दीनदयाल उपाध्याय जी का हैप्पी बर्थडे आता है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 28 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना आई थी हमारी, जन धन योजना, जिसमें इसका टैगलाइन क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता। 2016 में क्या आया था? उज्ज्वला योजना, यानी कि हर प्रत्येक घर में जो था वो रसोई गैस उपलब्ध होनी चाहिए, इसके लिए ये योजना आई थी। 22 जनवरी 2015 को क्या आया था? इस दिन आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से शुरुआत हुई थी? पानीपत हरियाणा से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारी माधुरी दीक्षित। चलिए अगला करते हैं भाई। अब इसमें करनी सुमेलित, मतलब इसका देखने कौन कौन सी योजना है वो कब कब आई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। पहला हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आई थी? 19 फरवरी 2015 को ये आई थी। मिशन इंद्रधनुष 21 दिसंबर 2014 को ये मिशन इंद्रधनुष आया था। और ये किससे संबंधित था? टीकाकरण से संबंधित था। पीएम किसान योजना कब आई थी? जो पीएम किसान योजना थी वो आई थी 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना आई थी। इसमें क्या था कि 2000 की 3 किस्तें, यानी कि टोटल मिला के 6000 रुपये वो किसान को दिया जाएगा प्रति वर्ष। एक और योजना है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आई थी? यह आई थी 11 अक्टूबर 2014 को आई थी। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 15 अगस्त 2000 को आई थी, ठीक है, लेकिन कब आई थी? ये आई थी 25 दिसंबर 2000 को ये योजना आई थी। चलिए अगला देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम जी के पे आई थी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा किस वर्ष आया था? जो नरेगा है हमारा वो कब आया था? यहाँ पे मैं आपको नरेगा के बारे में बताता हूँ। नरेगा आया था हमारा 2005 का अधिनियम था जब नरेगा जो था वो आया था। और 2005 में इसको लागू कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को इसको लागू कर दिया गया था। अब इसका नाम मनरेगा कब करा गया? मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा करा गया। और ये किसके लिए था? अनस्किल्ड जो वर्कर हैं हमारे उनके लिए 100 दिन का रोजगार जो था इसमें सुनिश्चित करा गया था। कुछ और अधिनियम है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ कि 2005 में और कौन कौन से अधिनियम आए थे। एक आया था हमारा RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और एक आया था हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम भी 2005 में आया था।
1972 में कौन सा आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो आया था। वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम जो था वो 1972 में आया था। 2009 में कौन सा आया था? राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा जो थी वो स्कूलों में दी जाए। 2019 में कौन सा है? 2019 में आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 2019 में आया था। ये थे मेरी तरफ से आज के लिए। आई थिंक यह इसका पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 भी ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। जो फर्स्ट टाइम विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि ये हमारा TGT 8 PGT और HPSSC के सभी एग्ज़ाम के लिए, कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और हमारे आने वाले HU फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।